जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग देखे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, आंग्ल मैसूरी युद्ध, और किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र विस्तार में और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे और किस तरह से भारतीय क्षेत्रों को विजित कर रहे थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के शुरुआती दौर में जो पृष्ठभूमि होती है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुग़ल बादशाह औरंगजेब के अंतिम चरण में, अंतिम दिनों में क्या होता है, शिवाजी से उनका संघर्ष होता है और दक्षिण विजय में पूर्ण रूप से औरंगजेब को सफलता नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण था कि शिवाजी जैसे महान योद्धा, कुशल नेतृत्वकर्ता और कुशल राजनीतिक का उत्थान हुआ था। इसी कारण से औरंगजेब ने दक्कन में अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाए थे और मुग़ल वंश के उत्तरवर्ती शासक हुए, वो भी पूर्ण रूप से दक्कन भारत में अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मराठा वंश का उत्कर्ष कैसे होता है और किस तरह से ये मराठा वंश आगे बढ़ती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मराठा वंश का नेतृत्वकर्ता जो थे शिवाजी थे। और इससे संबंधित एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी का उत्कर्ष और शिवाजी के प्रारंभिक जीवन और औरंगजेब से उनका संघर्ष जो है एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यहाँ हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से फोकस करके कि आंग्ल मराठा युद्ध में किस तरह से ये जो है मराठा वंश अपने आप को कार्य करती है और कौन कौन से इसमें राजा होते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी की मृत्यु की 1680 ईस्वी में होती है और 1680 ईस्वी के बाद क्या होता है कि उनके दो उत्तराधिकार होते हैं, दो पुत्र हैं, संभाजी और राजा राम। तो जब क्योंकि शिवाजी की दो पत्नियां थी और पहली पत्नी से संभाजी का जन्म हुआ था और दूसरी पत्नी से राजा राम। तो जब शिवाजी की मृत्यु 1680 में होता है तो उसी समय क्या होता है कि राजधानी क्षेत्र में उस समय राजा राम मौजूद होते हैं प्रारंभिक चरण में। तो राजा राम शिवाजी की मृत्यु के पश्चात ही क्या करते हैं कि अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब संभाजी वहां आते हैं तो संभाजी क्या करते हैं कि राजा राम को बंदी बनाकर और अपने आप को वो राजा घोषित करते हैं। यानी 2-3 महीने की ये बात थी, राजा राम अपने आप को राजा घोषित करते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए होते हैं। और क्या होता है कि संभाजी राजा बन जाते हैं 1680 से 89 तक। अब 1680 से 89 तक मराठा वंश का शासक जो होते हैं संभाजी होते हैं। और संभाजी क्या करते हैं कि अपना राजधानी रायगढ़, जो प्रारंभिक राजधानी भी था, रायगढ़ ले जाते हैं। और वहाँ क्या होता है कि जो शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष था क्योंकि नए नए राजा बने थे और उनको अपने आप को स्थापित करना था, क्योंकि उनके परिवार में भी जो फूट था और दरबारियों में भी फूट था और अराजकताएं भी थी। इन सबों का सामना उन्हें करना था क्योंकि नया नया आते थे। तो उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी कवि कलश थे। संभाजी के मुख्य सहयोगी कौन थे? कवि कलश थे, जो काफ़ी कुशल थे और काफ़ी अच्छे विचारक भी थे। तो इन्हीं के सहयोग से, कवि कलश के सहयोग से संभाजी ने क्या किया था, अपने आप को स्थापित किया था और कुशल नेतृत्व मराठा साम्राज्य का किया था उन्होंने। लेकिन एक इनसे भूल हो गई संभाजी से कि औरंगजेब का पुत्र जो विद्रोही पुत्र था, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि शिवाजी से भी औरंगजेब का काफ़ी संघर्ष हुआ है। इस कारण से औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब हैं काफ़ी क्षुब्ध हैं और उनका विद्रोही पुत्र जो अकबर था उसी का क्या किए थे, इन्होंने शरण दे दिया था। जब अकबर औरंगजेब से विद्रोह कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो संभाजी के क्षेत्र में आए और शरण मांगे और संभाजी ने शरण दे दिया था।
इस कारण से क्या हुआ कि औरंगजेब संभाजी से काफ़ी क्षुब्ध थे, और क्षुब्ध होने के कारण क्या हुए कि 1689 ईस्वी में क्या होता है कि उनको कैद कर लिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है 1689 ईस्वी में। और जब 1689 ईस्वी में मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद क्या ये मुख्य रूप से जो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को उन्होंने शरण दिया, यही उनसे एक भूल हुई और इसी भूल का खामियाजा उनको अपने राज्य को गंवाना पड़ा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं 1689 ईस्वी में जो पारिवारिक कलह था, पारिवारिक विद्रोह था, विरोधाभास था, क्योंकि राजा राम राजा बनना चाहते थे। तो यहाँ जब क्योंकि ये कैद कर लिए थे, उनको बंदी बना लिए थे और अपने आप को राजा घोषित किया था। इस तरह से जब उनकी मृत्यु होती है तो वो कैद से क्या होते हैं, छूट जाते हैं। और कैद से छूटने के बाद क्या होता है कि वहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि जिस समय संभाजी का जो राजा बनते हैं तो जिस समय मृत्यु होता है तो उनका पुत्र जो है साहू अल्पायु है, 7 वर्ष का है, तो वो राजा तो बन नहीं सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि राजा राम को एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है, और उस मौका को उन्होंने फ़ायदा उठाते हैं और 1689 ईस्वी में वो क्या करते हैं कि अपने आप को राजा घोषित करते हैं। 1789 से लेकर उनका समय जो है 1700 ईस्वी तक क्या होता है कि मराठों के गद्दी पर बैठते हैं। और इस समय क्या होता है, साहू छोटे हैं, अल्पायु हैं। अब क्या होता है कि ये मुख्य रूप से रायगढ़ जो राजधानी था, राजा राम सबसे पहला काम करते हैं कि राजधानी क्षेत्र को वो क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं और मराठों की राजधानी कहाँ ले जाते हैं, सतारा में ले जाते हैं। और उसके बाद ये 89 तक ठीक ठाक शासन किए और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, और छोटे मोटे जो विद्रोह हो रहे थे उन सभी विद्रोह को वो दबा दिए। अब क्या था कि इनके सामने कोई वैसा चुनौती नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1700 ईस्वी में क्या होती है कि इनका मृत्यु हो जाता है। तो 1700 ईस्वी में जब मृत्यु होता है राजा राम का, तो उनकी पत्नी जो है ताराबाई पत्नी है, और मात्र एक पुत्र हैं उनके, शिवाजी द्वितीय। राजा राम के पुत्र कौन है, शिवाजी द्वितीय, जो ये भी क्या है, अल्प वयस्क हैं। अल्प वयस्क हैं मतलब छोटे ही हैं, कम उम्र के ही हैं, लेकिन ताराबाई के संरक्षण में क्या होता है कि उनको राजा घोषित किया जाता है। ताराबाई के संरक्षण में राजा घोषित कर दिया जाता है और सत्ता का बागडोर पूर्ण रूप से ताराबाई अपने हाथों में रखती है, और इस तरह से ये मराठा वंश आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जैसे ही सब क्या होता है कि शिवाजी द्वितीय जिस समय मराठा शक्ति को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि ताराबाई के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहा था, उस समय क्या होता है कि साहू भी बीच में ही एक जब ये घटना घटती है लगभग 1695-96 के आसपास में कि औरंगजेब का आक्रमण होता है। और औरंगजेब क्या करते हैं कि संभाजी के परिवार यानी कि उनके पुत्र, अल्पायु पुत्र जो है साहू, और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करते हैं, बंदी बनाकर वो ले जाते हैं और कैद में रख देते हैं। तो साहू तो क्या हो गया कि कैद में चले गए थे, और इसी का फ़ायदा उठा के ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को क्या किया था कि राजा घोषित किया था और सत्ता का वागडोर अपने हाथों में रखते हैं। लेकिन एक घटना घटती है 1707 ईस्वी में, मुगल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु होता है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होते हैं, साहू जो हैं, साहू कैद से छूट जाते हैं। और कैद से जब छूटते हैं तो क्या होता है कि शासन का वागडोर अपने हाथों में 1707 में जब वो आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ सत्ता संघर्ष होने लगता है। इस कारण से 1707 ईस्वी में साहू जी अपने आप को क्या करते हैं कि मराठा का छत्रपति घोषित कर देते हैं, मराठा सम्राट का छत्रपति घोषित करते हैं। और साहू एवं ताराबाई के बीच में क्या होता है, युद्ध होने लगता है। और खेरा में
खेरा का युद्ध होता है और उसमें क्या होता है, साहू जी विजयी होते हैं और इस कारण से 1707 ईस्वी में मराठा का बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक 1749 ईस्वी तक मराठा शक्ति का नेतृत्व साहू जी ही करते रहते हैं। और उस समय क्या होता है कि जब साहू जी मराठा की गद्दी पर बैठते हैं तो एक प्रमुख पद जैसा कि पेशवा पद था, उस पद तो ये शिवाजी के समय से ही आ रहा था पेशवा का पद, लेकिन पेशवा का पद जो अष्ट प्रधान सेना थी शिवाजी में उसमें ही एक पेशवा का पद था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन उस समय इसका उतना प्रभाव नहीं था ज़्यादा। लेकिन जिस समय साहू जी मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे उस समय पेशवा का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया और उस समय एक काफ़ी योग्य पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तब यहाँ क्या होता है, जब आपसी संघर्ष होते रहता है तो खेरा में क्या होता है, एक संघर्ष होता है जिसमें अपने आप को साहू स्थापित करते हैं, राजा बनते हैं, 49 तक उनका शासनकाल होता है। अब यहाँ जो ताराबाई जो थी संघर्ष कर रही थी वो क्या करते हैं कि वहाँ से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं सतारा से, और वो कहाँ चले जाते हैं, कोल्हापुर में। कोल्हापुर में जाके अपने आप को वह कहते हैं कि हम साहू जी से अलग हैं, यानी कि मराठा शक्ति क्या होता है, एक जो है सतारा में क्या करते हैं, साहू जी नेतृत्व करते रहते हैं और कोल्हापुर में कौन करते रहते हैं, ये ताराबाई करती रहती है, जो शिवाजी द्वितीय हैं उनके संरक्षिका के रूप में ताराबाई है वो करती रहती हैं। तो दो भागों में बढ़ती है। आगे चल के क्या होता है कि ये साहू जो हैं इनका जब मृत्यु होता है 49 में, 1749 में मृत्यु होता है, तो उस समय पेशवा का पद इतना महत्वपूर्ण हो गया था और इतने योग्य थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने क्या किया कि मराठा शक्ति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि एक संधि की, जिसको हम लोग संगोला की संधि कहते हैं, और संगोला की संधि 1750 ईस्वी में, देखिए 49 में इनकी मृत्यु होती है और बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से क्या होता है, संगोला की संधि होता है। और संगोला की संधि में सतारा और कोल्हापुर दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मराठों की शक्ति क्या होती है, एक साथ हो जाती है। और मराठे के नेतृत्व करने वाले तो कोई थे नहीं, साहू जी की मृत्यु हो गई थी और शिवाजी क्या किए कि पेशवा का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और वहाँ पर इस प्रकार से मराठा शक्ति यहाँ से क्या होती है, समाप्त हो जाती है और आगे चल के पेशवाओं की शक्ति उभर कर सामने आती है। तो पेशवा किस तरह से अपने आप को, वो भी मराठा शक्ति को आगे बढ़ाते हैं और उनमें विरोधाभास नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अब ये मराठा का जो वंशज थे वो समाप्त हो जाते हैं और ये शासन क्या हो जाती है, चली जाती है पेशवाओं के पास। और पेशवा किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि हम लोगों को मुख्य रूप से आज देखना है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम नहीं जानेंगे तो यहाँ कैसे घटना घटती है उसको नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि पेशवा का पद जो था उस समय काफ़ी प्रधान हो गया था। पेशवा के पद काफ़ी महत्वपूर्ण थे और एक योग्य बालाजी विश्वनाथ पेशवा जो थे बने थे, उनका शासनकाल मुख्य रूप से 1713 से 1720 था बालाजी विश्वनाथ का। और ये इतने योग्य थे और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि मराठा शक्ति आगे बढ़ने लगा और इनको द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। मराठा का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मराठों की शक्ति को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया था और 1713 से 20 तक ये महत्वपूर्ण काम किए थे। और 1713 ईस्वी में क्या हुआ था कि पेशवा का पद जो था
वह इतना महत्वपूर्ण हो गया और यह आगे चल के वंशानुक्रम पर आधारित हो गया, वंशानुक्रम पर आधारित हो गया। और इस 1719 ईस्वी में संधि हुई थी और इस संधि को क्या कि कहा गया, मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया। और वह कौन, संगोला की ही संधि थी। और 1719 ईस्वी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब इनका मृत्यु होता है और मृत्यु के बाद 1720 में मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम क्या होते हैं, पेशवा बनते हैं। और ये इन्हीं के, अब इनके नेतृत्व में मराठा शक्ति क्या है, आगे बढ़ रही है। और 1720 से लेकर 1740 में इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल का क्षेत्र, बुंदेलखंड का, इन सब पर क्या किए थे कि उन्होंने पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिए थे और ये काफ़ी योग्य थे। और यहाँ तक साहू कहे थे कि एक योग्य पुत्र पिता का योग्य पुत्र हैं। तो इनके बारे में ये शब्द कहे थे। बाजीराव प्रथम ने क्या किया था कि 1720 से 40 में मराठा शक्ति को आगे बढ़ाया और निजाम का जो क्षेत्र था, हम लोग जहाँ देखे हैं कि हैदराबाद में निजाम के क्षेत्र जो थे उन पर उनका नियंत्रण हो गया। गुजरात पर भी ये नियंत्रण कर लिए, यहाँ तक कि मालवा के क्षेत्र में, पुर्तगाल के क्षेत्र में भी। और बुंदेलखंड का जो हिस्सा था, हम लोग पढ़े थे हुमायूं के रीजन में कि छत्रसाल राजा जो थे वो क्या थे कि काफ़ी सहयोगी थे। तो वहाँ पर जब ये अभियान कर रहे थे, इसी दौरान इस छत्रसाल के दरबार में मस्तानी नाम की एक नृत्यांगना थी और उस नृत्यांगना से काफ़ी प्रभावित हुए। और क्या हुआ कि उन्होंने इस नृत्यांगना से काफ़ी प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया। आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरे महत्वपूर्ण जो पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव होते हैं। बालाजी बाजीराव जो काफ़ी योग्य हैं और इनको हम लोग नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने किस प्रकार से पेशवा शक्ति को, मराठा शक्ति को आगे बढ़ाया है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति का काफ़ी विस्तार हुआ था। यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी मुग़ल शक्तियाँ जो थी, जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक थे, काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे, वो भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत इनकी अधीनता को स्वीकार करने के लगे थे धीरे धीरे। और यहाँ तक कि ऊपर में सिंध मुल्तान क्षेत्र तक, यहाँ अफ़गानिस्तान तक भी मराठा साम्राज्य का क्या हुआ था, विस्तार होने लगा था। और अलवर्दी खां हम लोग देखे हैं कि बंगाल में एक समय था जिस समय अलवर्दी खां की उदय का शक्ति का प्रभाव होता है, जहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसी समय। तो यहाँ अलवर्दी खान जो थे क्या होते हैं कि ये भी पराजित होते हैं और वहाँ से चौथ और सरदेश मुखी 1751 ईस्वी में अलवर्दी खां को पराजित कर देते हैं। और मराठा शक्ति उस समय बालाजी बाजीराव ही थे। अब आगे देखते हैं अहमद शाह अब्दाली क्योंकि जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे सिंध मुल्तान क्षेत्र में, तो वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली था, तो वहाँ इनको खदेड़ दिए। यह बात अहमद शाह अब्दाली को अच्छा नहीं लगा और अपने शक्ति के विस्तार में इतने आगे बढ़ गए थे कि लगभग भारत में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा था। लेकिन आगे चल के कुछ दिनों के बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और 1761 में पानीपत है, अर्थात दिल्ली हरियाणा में पानीपत है, वहीं पे ये क्या होते हैं कि एक युद्ध होता है जिसको हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि बालाजी बाजीराव एक तरफ होते हैं और दूसरे तरफ अहमद शाह अब्दाली होते हैं। और उस युद्ध में क्या होती है, मराठों की महज संयोग था कि मराठा शक्ति उस समय अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाती है। और पराजय के बाद क्या होता है कि इसमें
मुख्य रूप से जो थे बालाजी बाजीराव काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी दुखित हुए और इतना ज़्यादा इनको सदमा लगा कि उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और उस मृत्यु में क्या होता है कि अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। 1760 में 61 में युद्ध होता है और 61 में उसी समय इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद क्या होते हैं कि मराठा पेशवा जो अगले पेशवा बनते हैं माधव राव बनते हैं। 1761 ईस्वी से 72 तक ले ये रहते हैं। माने 61 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ये राजा बनते हैं और वहीं पर बालाजी बाजीराव का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। काफ़ी दुखी होते हैं और काफ़ी क्षुब्ध रहते हैं और धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता है, मृत्यु हो जाती है। जब माधव राव बनते हैं, अब मराठा शक्ति, पेशवा शक्ति जो था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था और इधर अंग्रेज जो थे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि जब आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखें हैं तो डायरेक्टली मराठाओं पर वो आक्रमण नहीं किए हैं, मराठा से उनका युद्ध नहीं हुआ है और वो क्या कर रहे थे कि मराठा शक्ति के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन पर हावी हो सके। तो जब यहाँ बालाजी बाजीराव क्या होते हैं, मृत्यु होती है, तो माधव राव जब पेशवा बनते हैं तो यहाँ से मराठा शक्ति धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने के कारण इसी का फ़ायदा उठाते हैं और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो हम लोग आगे देख लेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। अब पुनः से मराठा शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे ये शक्ति जो है शांत पड़ जाती है बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद। अब आगे देखते हैं निजाम हैदर अली को चौथ और सरदेश मुखी, ये जब राजा थे, पेशवा थे, तब वो क्या करते थे कि हैदर अली से भी हम लोग देखे हैं कि यहाँ तक जब आक्रमण करके मैसूर के क्षेत्र को जीत लिया था और उस समय हैदर अली भी मराठा को क्या करने थे, चौथ और सरदेश मुखी जैसे कर दिया करते थे जो 1/4 होता था। और 1772 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इनके धीरे धीरे अधीनता को स्वीकार करने लगे थे। और बाजीराव द्वितीय जो हैं क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि माधव राव के समय ही क्या होता था, मराठा शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई थी और अब मराठा शक्ति में उतना जान नहीं रहा था। लेकिन आगे क्रम 1772 ईस्वी में क्या होते हैं, बाजीराव द्वितीय क्या होते हैं, राजा बनते हैं। 1718 ईस्वी में 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय क्या होते हैं, पेशवा बनते हैं। जो पेशवा में सबसे अंतिम पेशवा इनके रूप में इनको जाना जाता है और इन्हीं के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और यहाँ से मराठा शक्ति पूर्ण रूप से क्या होती है, अंग्रेज़ों से हार जाती है, पराजित हो जाती है और इन पर मराठों पर पूर्ण रूप से क्या होता है, नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो जाता है। तो अब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे, कुछ संधि के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संधियाँ हुई, इसके बारे में एक चार्ट से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी में होता है और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कुछ संधियाँ होती हैं क्योंकि अंग्रेज जो हैं डायरेक्टली मराठा शक्ति को चुनौती देना नहीं चाहते हैं। वो बार बार उनकी शक्ति को टटोलने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक शक्ति उनके पास कितनी है और इसका उन्होंने पहचान कर लिया। 1775 से 82 ईस्वी में जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसी समय उस दौरान 3 संधियाँ मुख्य रूप से हुई। पहला संधि जो सूरत का संधि होता है और जो कि 1775 ईस्वी में होता है। दूसरा जो है पुरंदर की संधि होता है 1776 ईस्वी में और तीसरा एक अति महत्वपूर्ण संधि होता है जो सलवाई की संधि होता है 1782 ईस्वी में। तो ये
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मुख्य रूप से अंग्रेजों और मराठाओं शक्ति के बीच 3 महत्वपूर्ण संधियां होती है। और 3 संधि होने का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि मराठा के पास वास्तव में कितनी शक्तियां हैं, और इसीलिए बार बार वो क्या किए हैं कि संधि कर लिए हैं। और संधि करने के से उनकी मराठा को डायरेक्टली वो चुनौती नहीं दे पा रहे थे, और इस तरह से अपने आप को क्या किया कि इन संधियों के माध्यम से अंग्रेज अपनी शक्ति को धीरे धीरे विस्तृत कर लिए। और ये 3 संधियां जो है अति महत्वपूर्ण हैं जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ। अब आगे हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की शक्तियां क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अंग्रेज मराठा पर हावी होने लगे थे, और जब ये मुख्य रूप से आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में चल रहा था, उसी समय क्या हुआ कि 2 महत्वपूर्ण संधि होते हैं। एक संधि होता है वेस्टिन की संधि, और इस संधि में 1802 ईस्वी में क्या होता है कि पेशवा के पद को वो क्या करते हैं कि समाप्त कर देते हैं। पेशवा के पद को ही क्या करते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं। तो ये वेस्टिन की संधि जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है। और एक इसी दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान एक देवगांव की संधि होती है जो 1803 ईस्वी में होती है, क्योंकि 1803 से 5 ईस्वी में क्या होता है कि ये युद्ध चलता है, और उस समय महत्वपूर्ण 2 संधियां होती हैं, एक वेस्टिन की संधि और एक देवगांव की संधि। और इस दौरान इसी 2 संधियों से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या होती है, समाप्त होती है। वास्तव में अंग्रेज अपने आप को भारत में मराठा शक्ति के विरोध में स्थापित करना चाहते थे, अपने शक्ति का विस्तार करना चाहते थे, और मराठाओं की शक्ति को पंगु बना देना चाहते थे। इसी कारण से क्या हुआ कि वो बार बार युद्ध के दौरान ही, युद्ध के बीच में ही क्या करते थे कि संधि कर लेते थे। और वेस्टिन की संधि और देवगांव की संधि लगभग अंग्रेजों के पक्ष में ही हुआ था, और मराठा शक्ति क्या हुई थी, धीरे धीरे अंतिम समय में पेशवाओं की शक्ति, यहाँ हम लोग देखे हैं कि जब माधवराव होते हैं और बाजीराव द्वितीय होते हैं, उस समय मराठा शक्ति क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अंग्रेज़ों का वो क्या करती है, सामना नहीं कर पा रही है, और धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार करने लगे थे। और इसी दौरान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो बाजीराव द्वितीय थे, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, 3-4 संधियां होती है मुख्य रूप से। एक नागपुर की संधि होता है जो 1816 ईस्वी में, और ग्वालियर की संधि अब देखेंगे कि 1817 में हुआ है, उसके पहले ही संधि हो गया है, युद्ध होने से पहले संधि हो गया है, क्योंकि मराठा शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों का सामना हम करें, लेकिन अंग्रेज जबरन क्या होता था कि जब ये युद्ध के लिए तैयार नहीं होते थे तो संधि करते थे। संधि में उन्होंने नागपुर की संधि किया, तो संधि से भी उनका जो है मन भरने वाला नहीं था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण चाहते थे मराठाओं पर। तो इसलिए वो शुरुआती दौर में संधि कर लेते थे। तो नागपुर में उन्होंने संधि किया 1816 ईस्वी में, और उसके बाद भी फिर जब ये इससे भी उनका पूरा ये नहीं हुआ, तो वो क्या किए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को शुरू कर दिया 1817 से 18 ईस्वी में। फिर क्या हुआ कि ग्वालियर की संधि किए 1817 ईस्वी में। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ तो ग्वालियर की संधि हुआ, और इस संधि के बाद क्या हुआ कि मराठा शक्ति इतना न कमज़ोर पड़ गई थी कि अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पा रही थी। आगे फिर एक संधि होता है पूना की संधि, और अब ये भी संधि होता है 1817 ईस्वी में। और यहाँ पर पूर्ण रूप से जो बाजीराव द्वितीय हैं वो अपने आप को असहज और धराशायी हो जाते हैं, और ये पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का माने विरोध नहीं कर पाते हैं, और अंग्रेज़ों की सभी जो नीतियाँ थी उसको वो धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं, कि स्वीकार लेते हैं। जो भी शर्त अंग्रेज रखते हैं उसको क्या करते हैं, वो स्वीकार लेते हैं। और पूना
की संधि में क्या होता है, 1817 ईस्वी में जो पेशवा पद था, वो पेशवा पद ही अंग्रेज क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि ये वास्तव में ये जो सत्ता था मराठाओं की थी, मराठाओं की शक्ति थी, मराठाओं का साम्राज्य था, इसे पुनः मराठाओं को दे दिया जाए। इस प्रकार से पूना का संधि यह तय कर दिया कि अब भारत में पेशवा शक्ति के रूप में नहीं रहेगी और यही बाजीराव द्वितीय जो थे अंतिम पेशवा थे और इस तरह से पेशवा की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो गई। और आगे चल के क्या हुए कि मराठाओं पर क्या हुए कि महाराष्ट्र क्षेत्र में जो मराठा शक्ति था उस पर पूर्ण रूप से अंग्रेज नियंत्रित कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और उसके बाद एक संधि होता है मंदसौर की संधि 1818 में, जिस समय ये युद्ध समाप्त होता है और उस समय पूर्ण रूप से क्या हुआ कि जो क्षेत्र था पेशवाओं का उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। और उसके बाद आगे चल के हम लोग देखेंगे जो बची खुची मराठाएं शक्ति थी जो शिवाजी के समय में आगे बढ़ रहा था, वो क्या होते हैं कि शक्तियां खंडित हो जाती है और ये 4-5 गुट में जो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में थे वो शक्तियाँ थी, क्योंकि यहाँ पेशवा का जैसे ही पद समाप्त होता है, क्योंकि इसमें पूना संधि में यही कहा गया है कि पेशवा के यह राज्य पेशवा का था ही नहीं, यह मराठाओं का राज्य था। इसलिए क्या किया गया कि मराठाओं का जहाँ जहाँ थे उनको क्या किया गया कि उस क्षेत्र के लिए विशेष वो कहाँ कहाँ पर अपने आप को स्थापित किए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भोसले वंश इसी वंश के वास्तव में शिवाजी थे। शिवाजी जो थे भोसले वंश के ही थे और भोसले वंश जो था मुख्य रूप से शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे या शिवाजी के परिवार या अन्य संबंधी जो थे वो नागपुर क्षेत्र में बस गए और यहाँ पे भोसले वंश आकर यानी कि शिवाजी के जो पूर्वज लोग थे ये नागपुर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लिया था। एक गायकवाड़ थे, ये भी मराठाओं का ही एक शक्ति था और ये बड़ौदा में अपने आप को, जो बड़ौदा गुजरात में है वहाँ पर ये उस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किए थे। आगे होलकर जो लोग थे मराठा ही थे, वो अपने आप को इंदौर में थे। और सिंधिया जो उज्जैन वर्तमान अभी ग्वालियर में है वहाँ पे अपने आप को ये शक्तियाँ चारों के चारों जो मराठा शक्ति से ही जुड़े हुए थे वो अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए। और इसके बारे में भी हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये लोग अहम भूमिका अदा करेंगे, किस तरह से वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच क्या हुआ था, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। उनके बीच जो संधियां हुई थी, क्योंकि ये संधि मुख्य रूप से जो है अंग्रेज और मराठाओं के बीच ही हुआ था और अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो संधि हुए थे इसको हम लोग क्रम से याद रखेंगे। कभी कभी मिलान करने के लिए ये संधियां पूछी जाती है और इसमें से जो महत्वपूर्ण संधि है जैसे सूरत की संधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी सूरत की संधि से अंग्रेज अपने आप को स्थापित किए थे और अपनी शक्ति का विस्तार किए थे। और पुरंदर की संधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सलवाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ये मुख्य रूप से 3 संधियाँ हुई और ये 2 बेसिन की संधि और देवगांव की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में क्या हुआ था, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि और मंदसौर की संधि, ये 4 संधियां हुई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और पूना की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संधि के द्वारा पेशवाओं की सत्ता जो था उसको समाप्त कर दिया गया था और इसमें के बाद भारत में कोई पेशवा नहीं बने। और इस प्रकार से हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध से कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य को देखेंगे जो कि मिलान करने के लिए आता है। और इससे पेशवाओं के शासनकाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे सीमा विस्तार के दृष्टिकोण से मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया था बालाजी बाजीराव ने किया था। इस तरह से और शिवाजी के जो पूर्वज थे किस तरह से अपने आप को स्थापित किए थे और मराठा शक्ति का कैसे उत्थान हुआ था और किस तरह से पतन हुआ और पेशवाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी तथ्यों पर हम लोग आज पढ़े और जानकारी प्राप्त किए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।